मेरी बात खलीफा हारून रशीद की बात है कि उनका बेटा जब स्कूल जाने की उम्र को पहुंचा तो दरबारियों ने यह मशवरा दिया कि इसको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, हम एक बेहतरीन उस्ताद को यहाँ घर में ही लगा लेंगे और वो घर में ही इसको पढ़ाएगा। तो हारून रशीद ने यह मशवरा मान लिया और जिस उस्ताद को दरबारियों ने नॉमिनेट किया वो मुल्क का बेहतरीन उस्ताद था, और जब उसके पास अपने नुमाइंदे भेज दिए गए कि उसको बुला के लाओ, तो उसने पूछा कि भाई मेरा तो अपना छोटा सा एक स्कूल यहाँ चल रहा है, रेजिडेंशियल स्कूल, मदरसा, तो मुझे वहां क्यों बुलाया? बच्चे अकेले हैं, मैं छोड़ के कैसे जाऊं? तो उन दरबारियों ने कहा कि छोड़ने की तो स्कूल ही बंद करवाई, तेरी तो किस्मत चमक गई, बादशाह के लड़के को तूने पढ़ाना है, उनके घर में रहना है, महल में रहना है, फैमिली भी लो और वहां चले जाओ। तो टीचर ने कहा जाओ खलीफा को कह दो, बादशाह को कह दो कि मैं इतना सस्ता नहीं हूं कि अपना मदरसा बंद करके और बादशाह के बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं चला गया। बादशाह को जबरदस्त गुस्सा आया, उसने अपने हवारी साथ लिए और मदरसे का रुख कर लिया, और जब उस टीचर को पता चला उसने शानदार इस्तकबाल अरेंज कर दिया। और बादशाह वो इस्तकबाल देख करके उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है, और पहला सवाल जो बादशाह करता है कि पहले तो तुमने इतनी गुस्ताखी की कि मेरी हुक्म अदूली कर ली, और दूसरी बात तुमने ये की कि आज मेरा इतना इस्तकबाल कैसे कर लिए, दो चीजें मुतजाद हैं, पहले इसका जवाब दो। उसने कहा कि जब मैंने आपकी बात नहीं मानी वो एक उस्ताद के वकार की बात थी, अगर मैं चला जाता तो आने वाली उस्तादों की सारी नस्लें जो हैं उनका वजन हल्का हो जाता, और आज का ये इस्तकबाल इसलिए मैंने किया कि आप मुल्क के बादशाह, आपका एहतराम करना मुझ पे लाजिम है। तो बादशाह मुतासर होता है और अपने बेटे को उसी मदरसे में छोड़ देता है। वक्त गुजरता गया, जब बच्चे का फारुल तहसील होने का टाइम आया तो बादशाह आके देखता क्या है, बच्चे को लेने आ रहा है और देखता ये है कि उस्ताद एक पत्थर पे बैठा है, बच्चे ने लोटा पकड़ा हुआ है, उस्ताद अपने पाँव धो रहा है, और बादशाह का बच्चा जो है उस्ताद के पाँव पे पानी डाल रहा है। ये नजारा देख करके बादशाह रुक गया और उस्ताद को अंदर ले जाके कहता है कि मैंने तेरे पास बच्चा छोड़ा हुआ था, तूने हक अदा नहीं किया, आज मैं वापस लेने के लिए आया हूं। टीचर ने कहा जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, अब इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं, अब और छोड़ जाओ और मुझे बता जाओ क्या कमी रही है। तो बादशाह ने कहा कि मैं आज ये देखना चाहता था कि मेरा बच्चा पानी भी खुद डाले और तुम्हारे पाँव भी खुद धोए, क्योंकि मैंने इसको अवामी सेवा में उतारना है। तो आज अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बनती है इस बात पे, एक तरफ पेरेंट खड़ा है, एक तरफ बच्चा है और दूसरी तरफ तीसरी तरफ टीचर। क्या बहसियत पेरेंट हम उस बादशाह के मयार पे उतर पाते हैं? क्या बहसियत उस्ताद हम उस उस्ताद के मयार पे उतर आते हैं? या बहसियत स्टूडेंट? तो जब तक ये चीजें तीनों में नहीं आ जाएंगी, उस्ताद में भी और टीचर में भी और पेरेंट में, तो खातर ख्वाह नताइज जो है वो बरामद नहीं होंगे। दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि नजमुद्दीन अय्यूब बगदाद के गवर्नर थे,
माँ बाप, शादी की उम्र बीती जा रही है, शादी की उम्र बीती जा रही है, माँ बाप को फिक्र लाहक होता है कि बेटा शादी नहीं कर रहा। बड़े भाई को भेजते हैं, बड़े बेटे को भेजते हैं, जाओ नजमुद्दीन अय्यूब से पूछो भाई कुछ बता के तेरी शादी कर दें। बड़ा भाई जाता है और बड़े भाई को नजमुद्दीन अय्यूब जवाब देता है कि जब मुझे मेरे लायक कोई लड़की मिली तो मैं घर वालों को बता दूंगा, शादी हो जाएगी। भाई तू कैसी लड़की चाहता है? कहता मैं वैसी लड़की से शादी करूंगा जिससे पैदा होने वाला बच्चा मुझे बैतुल मकदस को आजाद करवा के देगा। और उस वक्त बैतुल मकदस जो है वो ईसाइयों के कब्जे में। और बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि बैतुल मकदस है क्या है। वो ऐसा मकाम है जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, यहूदियों के लिए भी मुतबरक मकाम है, और ईसाई हजरत ईसा भी वहीं पैदा हुए। तो बड़ा भाई मायूस हो गया, कहने लगा लो अब हो गई तुम्हारी शादी। तो नजमुद्दीन अय्यूब एक बुजुर्ग के दरबार पे जाया करते थे और उसके पर्दा लगा हुआ था। एक दिन नजमुद्दीन अय्यूब बाहर बैठ जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि बाबा जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जिससे पैदा होने वाला बच्चा जो है मुझे बैतुल मकदस आजाद करवा के देगा। नजमुद्दीन अय्यूब ने उस लड़की को नहीं देखा, उस लड़की ने नजमुद्दीन अय्यूब को नहीं देखा, लेकिन टारगेट दोनों के सेम थे। और जब वो बुजुर्ग बाहर तशरीफ लाते हैं तो वो गवर्नर जो है वो कहता है उन बुजुर्ग को कि मुझे इस लड़की से शादी करवा दो। उसने कहा ये लड़की तो अनाथ है, ये लड़की तो पता नहीं किस घर से आई है और मैं इसको परवरिश करके अब जवान किया है, तो मैं साहब मुझे बिल्कुल मंजूर है। और आप हैरान होंगे कि उनकी शादी हुई और जो बच्चा पैदा हुआ उसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानी। मैंने ये बताया कि पेरेंट किस मकाम पे खड़ा होना चाहिए, बच्चा किस मकाम पे खड़ा होना चाहिए और टीचर किस मकाम पे होना चाहिए। और इस बात में मैं ये बता रहा हूं कि टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है। आप देखें मां का भी एक टारगेट था, बाप का भी एक टारगेट था, और उस टारगेट का बच्चे को भी पता चला। और बच्चे का टारगेट ये था कि मुझे बैतुल मकदस आजाद करवाना है ईसाइयों से, और उस बच्चे ने वो आजाद करके दिखाया। बिल्कुल ये फार्मूला आप पे भी लगता है। अगर आपका के पेरेंट्स ये फिक्स कर लें कि मुझे अपने बच्चे को कहां पहुंचाना है, आपको अगर ये टारगेट पता हो कि मुझे कहां पहुंचना है, तो कदम कदम पे कामयाबियां और कामरानियां आपके कदम चूमेंगे। टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये सारी एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें और ये कहानियां नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट्स है। खलीफा हारून रशीद 14वीं की रात को चांद पूरा चमक रहा है, नजारा चांद का लेने के लिए आता है बाहर, चांद की तरफ देख रहा होता है कि पीछे से उसकी बीवी जो है जिसका नाम ज़बैदा था, उसकी याद में एक नहर भी है। जो लोग सऊदी अरब मौका मिलेगा वहां आप देख सकते हैं, ज़बैदा नहर एक निकली हुई है। और कहते हैं कि वो औरत बहुत खूबसूरत थी। तो हारून रशीद ने चांद पे देख रहा था, पीछे आहट आई तो मुड़ के देखा बीवी की तरफ, तो बीवी को क्या कहता है कि ज़बैदा अगर तू खूबसूरत है तो बात ठीक है, अगर तुझसे ये चांद खूबसूरत है तो तुझे तलाक। समझ आ गई बात? ज़बैदा जैसी समझदार और खूबसूरत बीवी, हारून रशीद जैसा बादशाह, गलती इतनी बड़ी कि तुझे तलाक। महसूस हुई, गलती, वापस चला गया, बीवी से अलग हो गई। उसी वक्त सुबह जितने दरबारी मौलवी थे सारे बुलाए कि रात मुझसे ये हो गया,
आप बताओ अब मैं क्या करूं, क्या ये तलाक वाकया हो गई या नहीं हुई? तो सारे मौलवियों ने बाइत्तफाक़े राय फतवा दे दिया कि तलाक वाकया हो चुकी है, अब आप रजू नहीं कर सकते। और ये बात फैलती फैलती हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के एक शागिर्द जिनका नाम इमाम मोहम्मद था, उनके पास पहुंची और वो आए। जो फतवा मौलवियों ने दिया था उस फतवे को उन्होंने पढ़ा तो कहा बुलाओ सबको, बुलाए सबको। और उन्होंने कहा अगर आपको इजाजत आप दें तो क्या आप मेरे खिलाफ ना हो जाएं तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। तो उन्होंने इजाजत दे दी। तो वो खड़े होके पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कि वत्तीन की कसम है, अल्लाह ताला कह रहा है कि वत्तीन की कसम है, जैतून की कसम है, मक्का की गलियों की कसम है कि मैंने इंसान से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई इस कायनात में नहीं बनाई है। लिहाजा ज़बैदा वाहियत इंसान चांद से ज्यादा खूबसूरत है, तलाक वाक़या नहीं हुई। यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ा जाए वो क्रैमिंग से नहीं, रटा नहीं होना चाहिए। उसको समझो, उसको समझो, और अगर समझ करके आगे आप बढ़ेंगे तो मंजिल जो है, जो आपने मुकर्रर की, जो मैंने पिछली बात में बताई है, उस मंजिल को आसान करना और अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। हमने काम किया। मैं यहां बैठ के आज कहता हूं, जब अकेले में भी बैठता हूं, मैं अपने आप को निहायत खुशकिस्मत इंसान और कामयाब इंसान तस्वर करता हूं, क्योंकि मेरे ताल्लुक में जितने बच्चे भी आए, कुछ तो बहुत अच्छी पोजीशंस पे, और जो कुछ नहीं बन सके वो रिज़्क के लिए कभी मोहताज नहीं होंगे। वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा लेंगे। मैं बात करूं IAS जफर चौधरी, इस वक्त सोलन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। वो खुद भी पांव धोने वाला बच्चा था टीचर्स के, और उसके फादर जो हैं वो आज भी जब यहां से गुजरते हैं वो स्कूल को सलाम करके गुजरते हैं। मेरी पहली बात बिल्कुल साबित आती है कि जो पेरेंट और जो बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ जिंदगी में बन जाते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की बात करें तो एजाज कोहली नाम का एक बच्चा है, हमारा इसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है, बहुत अच्छे मकाम पे इस वक्त कमिश्नर होगा रेवेन्यू में। डॉक्टर्स की बात करें, यहां नीचे आप चले जाओ, इमरान डार इसी स्कूल का पढ़ा हुआ है। डॉक्टर तारिक खान इसी स्कूल का पढ़ा हुआ है। कौन चले जाओ, फिजिशियन शहजाद खान इसी स्कूल का है। मानव दत्ता इसी स्कूल का है। ममताज भट्टी, सॉरी रमजान भट्टी डर्मेटोलॉजिस्ट इसी स्कूल का है। और यहां तक मैं बताऊं कि ये सुरनकोट का SDM जो है, ये हमारा अजीज है, ये भी इसी स्कूल। अभी CJM बनने वाला है वजाहत काजमी, वो भी इसी स्कूल में। अदनान बुखारी असिस्टेंट प्रोफेसर है। मसरत आरजू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इसी स्कूल का है। रियाज इसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक लड़का था, उसका नाम मैंने ऐसे डाला हुआ था, मिट्टी खाने वाला, और उसने अब मुमताज साहब का रिश्तेदार है, अशफाक बड़ोट का रहने वाला है, और वो हाई कोर्ट में जस्टिस का रीडर है, वो भी मुंसफ के बराबर की पोस्ट है। पॉलिटिक्स की बात मैं करूंगा, अब पॉलिटिशियंस के सामने पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। हमने शाहनवाज जैसा बच्चा जहां दिया सुरनकोट में, और मेडर में एजाज कटाना जैसा बच्चा दिया, जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन इंचार्ज था, और उसने हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन जीत के दिखाया है। Now I am in constant touch with my students in हवेली। एक बच्चा वहां भी खड़ा होता है। कम से कम उस फील्ड को भी हम अधूरा ना छोड़ें। और मैं ये भी यहां बता दूं कि हमने
ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे एक पार्टी लॉन्च कर ली है जिसका नाम है नवोदय जनतांत्रिक पार्टी। मेरे ख्याल है आपको पता नहीं होगा। अब सिर्फ हम लोग जो हैं हम ट्विटर पे उसकी मूवमेंट जो है वो चला रहे हैं। हिमाचल में हमने अभी लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम टेक्निक नहीं कर पाए। और ये नवोदय ही है जो आने वाले वक्त में मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझे इतनी जिंदगी नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक दिन आएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी नवोदय से होगा। इस कंट्री को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसमें बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग और नस्ल लोग एक छत के नीचे रह सकें और एक प्लेट से खा सकें। मैंने अपने आंखों से देखा है कि मेरे यहाँ बच्चे चाहे हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो, वो एक प्लेट से खाते थे, एक बिस्तर पे सोते थे। इंसानियत कहीं से खाते। तो मैं अक्सर आपसे ये कहा करता था, और मेरा ख्याल है कुछ बच्चे जो 6th वाले उनको याद भी होगा कि आज काम कर लो, सारी जिंदगी आराम करो, या आज आराम कर लो, सारी जिंदगी मुशक्कत उठाते रहो। चॉइस इज विद यू, चॉइस आपके पास है। मैं अभी देख रहा था कि बच्चों ने JNVST का ये जिक्र किया। कभी ये नहीं आपने दिखाया इसमें कि आपका टीचर आधी रात को भी उठता था और ये देखता था किसी बच्चे पर से रजाई गिरी हुई तो नहीं, बच्चा ठंडा हो गया। एक लड़का था, मुझे याद आ रहा है, उसने कहा पापा हूं स्कूल में नहीं पढ़तो। अरे तू क्यों नहीं पढ़तो स्कूल में? जिस वेला सोन को टाइम वह मास्टर पीटी एक हाथ है गोदा में वह धुआ है सीटी बजा तो आ जाए तो सोन नहीं देतो। अरे तो रात सो लिया करना है, रात वो प्रिंसिपल नहीं जो सोन देतो है वो आ जाए। किसे तड़े वो आतो नहीं तो हम डर गया मारा क्या हूं आयो रात का 12 बजे। जिस तड़े आवे तो चक्कर लागे चलो जाए, हम सोचांगे वो चलो गयो है तो वो फिर मुड़ आवे, वो फिर मुड़ आवे। इस तरीके से हमने जिंदगी गुजारी है यहाँ, और जिसका नतीजा है, मैं एक और बात बताऊं, मेरी कजन का हस्बैंड शादरा शरीफ में फौत हो गया। मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, स्कूल नहीं छोड़ा। और जब मैं उस फातिहा ख्वानी पे साल बाद गया, और जब मेरी बहन ने देखा कि कोई आ रहा है और भाई है मेरा, और बहू को कहा मुझे सर में दर्द है, मैं सोने लगी, कोई आ रहा है इधर से, उसको कहना कि रजिया को सर में दर्द है, और उसने कहा मुझे जगाना नहीं, मुझे तो पता था क्या सर में दर्द है इस स्कूल के लिए। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिगर का खून दे देकर ये पौधे हमने पाले हैं, चमन हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। और यकीन मानो मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाता था फातिहा पढ़ने के लिए, कभी अपनी मकान का दरवाजा नहीं खोला, पौड़ियों पे चढ़ के पीछे मुड़ के देखता था बनाया किस लिए, और बच्चों से पहले आकर के लाठी लेके यहाँ खड़ा हो जाता था कि बच्चे प्रेप में पहुंचे हैं वापस या नहीं पहुंचे। केसर सिंह मीना एक टीचर हुआ करता था, वॉलीबॉल खेल रहे थे, और उनके बाल जब वो जंप करें तो बाल उछले ऊपर। I called him to the office. मैं कहा तुम ठीक नहीं हो, अपने आप को ठीक कर लो फिर बाहर जाओ, लुक लाइक ए टीचर। सर मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा बाल तेरे बड़े हैं। He left the playground, जाकर के बाल कटवाए, वापस आया। पॉजिटिव एटीट्यूड इसको कहते हैं। एंड नाउ कल परसों मुझे पता लगा है कि he has qualified the test of the principal नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल। और मेरे साथ कितने टीचर थे? अशोक शुक्ला,
नहीं, क्या नाम था शुक्ला जी का? हरिओम शुक्ला। नेशनल लेवल पे 17वां नंबर है मेरिट। अनुज कुमार नरियाल वो क्वालिफाई कर गए। मिश्रा जी वो क्वालिफाई गए। केसर सिंह मीना वो क्वालिफाई कर गए। शुभेंदु भट्टाचार्य वो प्रिंसिपल का रिजल्ट क्वालिफाई कर गए। उनकी वाइफ इंदु वो क्वालिफाई कर गए और कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दे रहे थे। सर उस वक्त तो हम गाली देते थे आपको, अंदर बैठ बैठ के, आपके सामने तो नहीं बोलते थे, लेकिन जिन लाइंस पे आपने हमें ट्रेन किया है उन लाइंस का नतीजा आज ये है कि हम सारे के सारे लोग प्रिंसिपल क्वालिफाई कर गए। और एक बात मैं बीच में भूल गया, ये मुझ पे ये क्रेडिट नहीं जाता है कि मेरे बच्चे जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले गए। नो, वन फेलो कैन नॉट मेक अ समर। ये क्रेडिट उस टीम को जाता है जिस टीम ने मेरे साथ काम किया 10 साल 11 साल, चाहे वो अनुज कुमार नरियाल हूं, चाहे गुरुदेव सिंह जी हूं, चाहे पवन कुमार हो, चाहे गिरिराज आचार्य हूं और चाहे मिश्रा जी हूं। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। जब बच्चा बीमार होता था तो आज भी मेरा ख्याल है दिनेश जी उस बाहर जब निकलते होंगे तो वो हार्ड है शटर, और जब छोड़ो दरवाजा तो लगता था दरवाजा, सारे का सारा स्टाफ आधी रात को भी बाहर निकल आता था, सर क्या हो गया। दिस वॉज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन ऑफ माई टीचर्स, और ये उनका क्रेडिट जाता है। और वो उस मयार के टीचर थे जिस मयार का टीचर मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट स्कूल का था। मैंने कभी सिफारिश नहीं अपने टीचर्स के सामने की कि भाई इस बच्चे का ध्यान रखना, इस बच्चे का ध्यान रखना, इस बच्चे का ध्यान रखना। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मिस्टर गुरुदेव सिंह को मैंने एक बार कहा कि गुरुदेव सिंह जी एक बड़ी जबरदस्त सिफारिश आई है कि फलां बच्ची को प्रैक्टिकल में थोड़े से नंबर ज्यादा दे देना। सुन करके बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आके सोच के मुझे जवाब दिया, सर आपके लिए कोई बच्चा खास हो सकता है, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, जो जितने डिजर्व करेगा मैं उतने। मेरी नजरों में बहुत ज्यादा ऊंची हो गई और मुझे भी सबक मिल गया कि गलत सिफारिश कभी किसी की नहीं करनी। शरारतों की बात आप बच्चे कह रहे थे हम ये ऐसे करते हैं, एक और चीज आप भूल गए। बच्चे तो शरारत करते ही करते थे, बच्चियां जो हैं वो भी शरारत किया करती। और वो शरारत एक मैं सिर्फ बयान कर देता हूं कि यहाँ एक बार हाड़ी का पेड़ होता था, पता नहीं अब भी है या नहीं। अब बच्चियां इधर से देखें और उनके मुंह में पानी आ जाए, लेकिन अगर वो पार जाती हैं तो हाउस मिस्ट्रेसेस भी उनको पड़ जाती हैं, मेरी नजर पड़ती है तो वो भी पड़ जाते हैं। तो बच्चियों ने क्या किया कि 2 बुरके ले आई, 2 बुरके ले आई और बच्चियों को वो बुरके पहना के तो यहाँ से हाड़ी लेने के लिए भेजी। अब हम सोचते हैं ये पेरेंट्स से कोई बुरका पहन के आई हुई है, और बच्चियां जो है उस रास्ते से घूम करके हाड़ियां चुन के लेके बाकी वालों को खिला रही थी और कुछ भी। और लास्ट में एक सुमेरा नाम की लड़की थी, सुनेई की, वो अभी MBBS कर रही है। उस दिन एक दिन मुझे बताया, सर ये बच्चियां जो हैं इन बुरकों की आड़ में बहुत शरारत करती हैं, इनको पकड़ लो, इनके बुरके भी। तो इस तरह की शरारतें कोई बात, बच्चा इंडिसिप्लिन करता है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला हो। और मेरी लास्ट बात academic achievement should be the byproduct of extracurricular activities. You should be very good in painting, you should be very good in dancing, you should be very good in singing, और सबसे ऊपर की बात जो है, you should be very good in speaking. Speaking makes a man perfect. उस डिग्री को क्या करना है कि PhD करने के बाद एक बच्चा किसी ऑफिसर के सामने जाकर के अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन ना कर पाए, उसको अगर वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की तरह अगर स्टेज पे भेज दो तो वो टांगें कांपती हैं और वो कहते कांपे टांगती हैं। तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। आपका प्रोग्राम देखा, कुछ लोग जो है मेरे सामने ये कहते थे कि व्हाट आफ्टर यू, आपके बाद क्या होगा। तो आज मैं देखता हूं कि द चिल्ड्रन आर वेरी गुड एट सिंगिंग, चिल्ड्रन आर वेरी गुड एट पेंटिंग, और बोल भी सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं
कि योर फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। और इस बात की एक शाहिद एक और भी है कि मेरी जिंदगी के कीमती 4 साल मैंने हिमाचल प्रदेश में गुजारे हैं, और दोज 4 years फॉर द गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ। और वहां मैंने ये एहसास किया है कि हिमाचल के लोग जैसे कैसे भी हों, लेकिन नीयत के बहुत अच्छे होते हैं, नीयत के बहुत अच्छे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिनेश कुमार, आपने मुझे देखा होगा कि मैं पहले नहीं आया, अपना कोई काम आया ऑफिस में बैठा, एक ऑडिट रिपोर्ट लिखी थी, पिछले दिनों टाइपिंग करवाया, ना किसी बच्चे से मिला, ना किसी टीचर से मिला, या पिछले साल ऑब्जर्वर था, नहीं गया। लेकिन आई रिस्पेक्ट दिस मैन, आज भी मैंने नहीं आना। लेकिन जब इन्हीं का फोन गया, मैंने काम छोड़े सारे, मैं यहाँ आ गया। तो आपके लिए और एक बात मेरी अधूरी रह गई कि डेवलप a sense of belongingness with your institution, not only institution but with the organization. Remember that you are Navodaya. हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन नवोदया वर्ल्ड वाइड बन चुकी है, वर्ल्ड वाइड नवोदया, पूरी दुनिया के नवोदया। अगर कोई बच्चा लंदन के अस्पताल में भी हमारा वो एडमिट है, तो अगर उस पे अपील आएगी कि उसको ब्लड की जरूरत है, तो कई नवोदयन उसको ब्लड देने पहुंच जाते हैं। और मैंने खुद देखा है कि अगर हमारे नवोदयन किसी का रिश्तेदार एम्स में है, गंगाराम में है, कहीं फोर्टिस में है, कहीं भी उसको खून की जरूरत है, कहीं भी जरूरत है, तो नवोदयंस ही नहीं बल्कि नवोदयंस के पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं। हमारे साथ हुआ, मेरे एक रिलेटिव का फोर्टिस में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और यहाँ एक टीचर थी टीजीटी हिंदी, मेरे बेटे ने उसको फोन कर दिया कि उनको ब्लड की जरूरत है, और आप दिल्ली में रहते हैं तो अगर कुछ हो सकता है। उसके फादर इंस्पेक्टर है बीएसएफ में, 8 जवान लेके फोर्टिस में पहुंच गए, ले लो जितना ब्लड लेना है। दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आप एक हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पॉलिटिकल लेवल पे मैं आपको एक तर्ज फिक्र देता हूं कि कोई इस कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी नुमाइंदगी हर गांव में हो, लेकिन नवोदया ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कंट्री के एक गांव में नुमाइंदगी मौजूद है। और जो मैंने अपना सपना जो है कि आई वांट टू सी दैट वन डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी द नवोदयन। अगर हम सारे एक हो जाएं तो ये मंजिल अचीव करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं हो। और आपसे 2-3 बातें और, वो ये कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश कर, कभी रुको मत। विवेकानंद ने कहा था, I have miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। आगे बढ़ते रहो। और आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बेदारी। बेदारी बेदारी क्या है? जिसको वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार करारी, सिमे आदम के हक में कीमिया है दिल की बेदारी, दिले बेदार पैदा कर कि दिल ख्वाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। चीज ये है कि अपने आप को बेदार रखो, जागे रहो मुझे कहां पहुंचना है, अपना टारगेट फिक्स कर लो जो मैंने आपको कहा है। और टारगेट फिक्स किया हो, अगर कोई गलत टारगेट भी फिक्स कर लेता है, गलत टारगेट भी फिक्स कर लेता है, मगर उस टारगेट को कामयाब बनाने में की कोशिश तो करते रहो। पहली आखिरी स्टेप पे नहीं जाओगे, उसका दूसरा स्टेप तो आईएएस की तैयारी करोगे, नहीं मिलेगी तो केएएस तो मिल जाएगा। और द हायर द टारगेट द हायर शैल बी द अचीवमेंट। ऊंचा टारगेट होगा
और आपकी अचीवमेंट भी ऊंची हो। तो मैं दुआ करता हूं, पहले तो ये कि मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये दुआएं कि जिंदगी में कदम कदम पे कामयाबियां कामरानियां आपकी के कदम चुमे, और जिंदगी में कभी मुसीबत परेशानी। थैंक यू।